7 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी, उसके अंदर फिजिकल पॉलिसी वाला जो पिलर बन रहा था, ज्यादातर बातें हमने खत्म कर ली कि बजट और उसके टैक्सेशन रिलेटेड थियरी, करंट अफेयर्स वो समझ लिया। 14 फाइनेंस कमीशन मेजर रिकमेंडेशन देख ली, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वो पिछले सेशन में हमने वो बातें कर ली। अब सीधा हम आते हैं नीचे, ये अपना 5th पिलर जो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यहाँ पर कुछ बातें करनी है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो ऊपर पूरा भारत का क्या उत्पादन, जीडीपी वाला टॉपिक, तो उसकी थियरी, करंट आज हम देखेंगे। मतलब इकोनॉमिक सर्वे के कौन से चैप्टर यहाँ पे लागू होते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वो दोनों, और उसके चैप्टर 1 दोनों ही, तो उसके अंदर जीडीपी एंगल जो बातें चल रही है वो आज देखेंगे। फिर आगे चल के एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, यहाँ पे क्या समस्या है, क्या ग्रोथ रेट, बजट में क्या प्रोविजन और सर्वे क्या बोलता है, वो सारी अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आज जो बात करनी है जीडीपी, थियरी और करंट। थियरी में ये देखेंगे कि जीडीपी की फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन उसका 3 मेथड जो है वो कैसे करते हैं। करंट में ये देखेंगे कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ, उसने ये बेस ईयर और रिवीजन जो कैलकुलेशन में लाया वो मॉडिफिकेशन क्या किया गया। एंड करंट में लास्टली कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर अलग अलग सेक्टर के ग्रोथ रेट और पूरे जीडीपी उसके बारे में वो क्या देखता है, क्या बोलता है, वो बातें करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला से बात करें। फॉर्मूला समझने के लिए अपने को जीडीपी की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज जीडीपी? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अंतिम जो है उसकी मार्केट वैल्यू। और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ वाली, प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री फॉर अ स्पेसिफिक या गिवन टाइम पीरियड। GDP is the market value of all final goods and services produced within a country for a given time period. इसको इंटरप्रेट करते हैं, भारत देश और उसका जीडीपी निकालना है। तो अनिल कपूर ने मुंबई में बैठे बैठे कोई मूवी बनाई हो, उसकी वैल्यू क्या इसमें ऐड करनी चाहिए? यस। अदनान सामी ने यहाँ पर बैठे बैठे कोई सॉन्ग, कैसेट, डीवीडी प्रोड्यूस किए, उसकी वैल्यू ऐड करनी चाहिए। वैसे अदनान सामी अपना सिटीजन नहीं है, फिर भी करनी पड़ेगी। यस। अब ये जो अपने रतन टाटा कंपनी, उन्होंने ब्रिटेन के अंदर एक जैगुआर ऑटोमोबाइल कंपनी उसे एक्वायर की है, तो वहां से स्वाभाविक है प्रॉफिट होगा, तो डिविडेंड का पैसा भारत में आएगा। उसे क्या हमने यहाँ पर ऐड करना चाहिए? द आंसर विल बी नॉट एप्लीकेबल। व्हाई? बिकॉज जीडीपी इज कंसर्न ओनली विद द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन आवर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, है ना। तो ये हुआ अपना जीडीपी। अब जीडीपी के सामने इन्फ्लेशन का एंगल देखना पड़ेगा कि करंट प्राइस पे जीडीपी क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस पे क्या, और डिफ्लेटर का क्या मुद्दा है। एक अपना ईयर, बेस ईयर बना के चलते हैं 2011। उस वक्त गाड़ियों का जो भी दाम हो रहा हो, हम उसको बोलेंगे कांस्टेंट प्राइस। मान लो एक नैनो गाड़ी का उस वक्त दाम था 1 लाख प्रति कार, तो और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस भी नहीं करते थे, तो जीडीपी कितना होगा? 3 लाख। 3 गाड़ियां बनी 1-1 लाख की, तो 3 लाख जीडीपी बन गए। फास्ट फॉरवर्ड टू द ईयर 2015, इस वक्त ये नैनो गाड़ियों के दाम बढ़ के हो गए हैं 1.5 लाख रुपए इन्फ्लेशन के कारण, और यहां पर 2 गाड़ियां बनी, तो अपना जीडीपी कितना आएगा? 3 लाख। 1.5 टाइम्स 2, 3 लाख। तो ये जो आया उसको बोलेंगे हम नॉमिनल जीडीपी, और ये जो अपना दाम है उसको बोलेंगे करंट प्राइस। तो अब क्या हम केवल नॉमिनल जीडीपी देख के बोल सकते हैं कि भारत की कोई प्रगति हुई या अधोगति हुई? अपने को पता नहीं चल सकता, क्योंकि जो 2011 में था वही नंबर यहाँ पे हमको मिल रहा है। ऑल्दो क्वांटिटी वाइज पहले से प्रोडक्शन अपना कम हुआ है, तो अब कुछ सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट करोगे देखते हैं। हम लोग फोकस करें कि ये जो अपना बेस ईयर था 2011, उस वक्त गाड़ियों का क्या दाम था? 1 लाख प्रति कार। तो उस हिसाब से प्रेजेंट ईयर में गाड़ियों के दाम को हम एडजस्ट करके निकाले कि जीडीपी कितना बन रहा है। सो गाड़ियां क्वांटिटी यहाँ पे देखो, और उसका प्राइस तो वो कांस्टेंट प्राइस पे आप देखो 1 लाख प्रति कार, उस हिसाब से आप निकालो। तो नॉमिनल जीडीपी तो 3 लाख बराबर, लेकिन रियल जीडीपी वो कितना मिलेगा? 2 गाड़ियां बनी और कांस्टेंट प्राइस था अपना 1 लाख, तो रियल जीडीपी हो गया 2 लाख रुपए, है ना। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि पहले से उत्पादन अपना कुछ कम हो गया, जीडीपी में कुछ कमी आएगी। इससे आगे बढ़ के कंसेप्ट आएगा जीडीपी डिफ्लेटर। वेरी इजी कि जीडीपी डिफ्लेटर की क्या फॉर्मूला है? नॉमिनल जीडीपी, मतलब ये अपना इन्फ्लेशन साथ वाला जो भी करंट प्राइस पे चल रहा है, उस हिसाब से नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड विद द रियल जीडीपी। असल में कितना प्रोडक्शन हुआ जो पुराने भाव से एडजस्ट करके, तो नॉमिनल तो यहाँ 3 लाख था और पुराने भाव से हमने एडजस्ट किया तो कितना मिला? 2 लाख रियल जीडीपी। इन दोनों को डिवाइड करो, 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो अपने को मिलेगा जीडीपी डिफ्लेटर। इस केस में कितना होगा?
1.5 टाइम्स 100 तो 150 बनेगा। ये हुआ जीडीपी डिफ्लेटर का कंसेप्ट। जीडीपी डिफ्लेटर इन द रिसेंट ईयर ट्रेंड देखना हो तो कुछ ये आंकड़े बन रहे थे, उसके अनुपात में सीपीआई में कितनी महंगाई थी, डब्ल्यूपीआई में कितनी महंगाई थी, कुछ ये आंकड़े बन रहे हैं। फैक्टर, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो हर एक गाड़ी बनती होगी उसमें ये चारों चीजें लगी होंगी और सामने कोई ना कोई मनी वैल्यू एडजस्ट हो रही होगी कि लेबर सप्लाई किया तो उस पर वेज होगा, लैंड तो उस पर रेंट, कैपिटल तो उस पर इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर तो उसका बनेगा प्रॉफिट। तो ये 4 फैक्टर के हिसाब से एक गाड़ी की कीमत मान लो बन गई 1 लाख, बाजार में आके बिकेगी तो क्या वो 1 लाख में बिकेगी? नहीं, उसके दाम ज्यादा बढ़ सकता है, जो भी टैक्स लगा है वो इस हिसाब से, मान लो 20,000 टैक्स लगा तो उतना दाम फैक्टर कॉस्ट से बढ़ जाएगा। और मान लो अगर कोई सब्सिडी दे रही हो सरकार गाड़ी की खरीदारी पे, कोई लोन इंटरेस्ट सबवेंशन ऐसा कुछ एंगल बन रहा हो तो उस कारण दाम थोड़ा वापस कम आ जाएगा, है ना। तो टैक्स जो फैक्टर कॉस्ट के अंदर हमने टैक्स को ऐड करना पड़ेगा और सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा, तब हाथ में आज जो आए अपने वो क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस। इस केस में बनेगा 20,000 टैक्स में प्लस माइनस सब्सिडी माइनस, तो 1,15,000 ये अपना हो जाएगा मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट उसमें टैक्स डालो सब्सिडी निकालो तो अपने को क्या मिलता है, मार्केट प्राइस मिलता है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस उसका क्या दाम होगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस एंड माइनस सब्सिडीज। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब जीडीपी तो हमने निकाल दिया और उससे जीएनपी निकालना हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो क्या करना पड़ेगा, अपना डोमेस्टिक जो भारत का उत्पादन है वो प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो आप करोगे तो क्या मिलेगा आंकड़ा अपने को, जीएनपी मिलेगा। और हमने ये भी समझ लिया कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड विद 100। तो ये 3 सूत्र याद रखिएगा आप, मार्केट प्राइस वाला, जीएनपी वाला और डिफ्लेटर वाला। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाला, मतलब जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये ग्रॉस के अंदर से मेरे को नेट निकालना हो तो क्या करना चाहिए, कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन या वियर एंड टियर। ग्रॉस में से नेट निकालना हो यहाँ पर तो डेप्रिसिएशन। वैसे वो याद करो आप, टैक्स वाला मैटर, ग्रॉस टैक्स से नेट निकालना हो तो एक तो डिजास्टर का पैसा निकाल देते और आप फाइनेंस कमीशन के मुताबिक राज्यों को जो पैसा दिया वो वहां पर एंगल, यहाँ पर क्या, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन लीड्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और ये तो मार्केट प्राइस पे मिला, वहां से अगर फैक्टर पे आना हो तो फिर उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ टैक्स माइनस करो सब्सिडी ऐड करो तो अपने को मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड दिस इज कॉल्ड इंडियाज नेशनल इनकम, ऐसा एनसीईआरटी में बोला है। तो मतलब व्हाट इज इंडियाज नेशनल इनकम, इट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट का क्या फार्मूला होगा और वो कहां से कहां डिराइव होता है आप देख लेंगे। यहां पर भी मतलब एनएनपी टैक्स सब्सिडी का जो एंगल बनता था वो पहले वाला ही सिस्टम यहाँ पर है कि जो भी फैक्टर कॉस्ट है उसके ऊपर टैक्स ऐड करो और सब्सिडी निकाल दो तो अपने को मिलती थी मार्केट प्राइस। तो मतलब अगर फैक्टर निकालना हो तो ये सारी चीजें इक्वल साइन के उस तरफ ले जाओ, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, तो अपने को फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा, है ना। 97 के अंदर एक सवाल पूछा गया, नेट नेशनल इनकम क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जवाब क्या होगा, डी, बिकॉज एनसीईआरटी उसका क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब में ऐसा बोला है। अब निकालते हैं पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम तो ये अपनी क्या है, नेशनल इनकम हमने देखा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है। इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा दिया गया है इट इज नेशनल इनकम पर कैपिटा एट करंट मार्केट प्राइसेस। तो ये क्या डेटा रहा, 2011 में 64,000 के आसपास थी, फिर बढ़ी 70, 80 और 2014 के लिए बोला है 88,533 रुपीज, ये अपना पर कैपिटा नेशनल इनकम है अभी के लिए 2014-15 के लिए, ऐसा सर्वे बोलता है। नेशनल इनकम तक हम पहुंच गए। एक और फॉर्मूला, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये क्या है। देखिए जीएनपी से एनएनपी पे जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते थे, तो इस प्रकार से अपने को एनएनपी मिल गया। अब इसके अंदर हम करंट ट्रांसफर ऐड करें तो हमको मिल जाएगा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये करंट ट्रांसफर क्या है आप याद करो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंदर एक था करंट अकाउंट और करंट में 2 पार्ट पढ़ते थे, विजिबल एंड इनविजिबल। और इनविजिबल के अंदर हमने देखा था एसआईटी, सर्विसेज इनकम एंड ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर के नाम पे जो पैसा है
डोनेशन, गिफ्ट, रेमिटेंसेस, वो यहाँ पे डालो तो एनएनपी मार्केट प्राइस प्लस ये वाला ट्रांसफर का पैसा, तो अपने को क्या मिलेगा? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूला है, तो आप क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसका चैप्टर 2 ये आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर भी नहीं, ये तो देख लिया, एडिशनली जो अंत में ग्लॉसरी या अपेंडिक्स दी गई वहां सारी फॉर्मूला और डेफिनेशन वो आप देख लीजिएगा, एमसीक्यू में वो परेशान करता है। अब तक हमने देखा ये अलग अलग फॉर्मूलाज, अभी कैलकुलेशन मेथड देखनी है और फिर सीएस और सर्वे की बात करेंगे। जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? देयर आर 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी। एक तो इनकम मेथड है, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड इज प्रोडक्शन मेथड या फिर ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड। एक एक करके इन तीनों को हम देखते हैं। फर्स्ट इज इनकम मेथड। आप याद करो बार्टर सिस्टम में खामी थी तो हम लेके आए मनी सिस्टम, और मनी सिस्टम के अंदर एक तरफ रहते थे हाउस होल्ड, सामने रहते थे बिजनेस फर्म, और बीच के अंदर ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की सामने वाली पार्टी लैंड लेबर कैपिटल सप्लाई करती थी, यहाँ प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस, डिविडेंड वो सारा मार्क चलता था, है ना। तो मतलब जो भी फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो भी थे उसके सामने कोई ना कोई व्यक्ति को कुछ ना कुछ आवक हो रही थी। जो लेबरर था उसको वेज मिल रहा था, जो व्यक्ति ने कुछ पैसा निवेश किया था तो उसको इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिल रहा था, जो भी एंटरप्रेन्योर था, बिजनेसमैन था, उसको प्रॉफिट मिल रहा था, और लैंड बिल्डिंग तो उसके ऊपर रेंट मिल रहा था। तो ये सारी क्या हुई? अपनी इनकम, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट, इन सबको आप ऐड करो तो मेरे को क्या मिलेगा? जीडीपी मिलेगा। और इसको मैं बोलूंगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। वाई? क्योंकि इन फैक्टर के ऊपर ये इनकम मिली तो फैक्टर कॉस्ट बन गया, है ना। अब मेरे पास ये फैक्टर कॉस्ट है और वहां से मेरे को मार्केट प्राइस के ऊपर आना है, तो क्या ऐड करूं और क्या निकाल दूं? टैक्स को मैं ऐड करूं और सब्सिडी को निकाल दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? जीडीपी, मार्केट प्राइस। और कौन सा मार्केट प्राइस? करंट मार्केट प्राइस। इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करना हो, बेस ईयर के साथ कंपेयर करना हो, तो देन आई हैव टू एडजस्ट इट विद इन्फ्लेशन। तो फिर मेरे को क्या मिलेगा? जीडीपी कांस्टेंट प्राइस, मतलब एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे हमको मिल जाएगा, है ना। आप समझे? इनकम यहाँ से फैक्टर में मिला, टैक्स डालो, सब्सिडी माइनस करो, मार्केट मिला और इन्फ्लेशन से एडजस्ट करो, तो फिर अपने को कांस्टेंट प्राइस पे मिलेगा। तो जो अपने 3 मेथड थे, पहला मेथड हमने समझ लिया, इनकम मेथड। ऐसे में मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, विप्रो और वो बाहर निकल गया, तो WIPR, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, इन सबको ऐड करो तो मेरे को जीडीपी मिलेगा। और ये कौन सा मिलेगा? एट फैक्टर कॉस्ट। और फिर उसमें से करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, मार्केट प्राइस आप निकाल सकते हो। अभी सेकंड पे आते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर मेथड का तात्पर्य यह है कि जितना भी माल, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है बिक जाएगा, तो सामने वाली पार्टी जो खर्चा कर रही है वो अपना जीडीपी है। तो कुछ लोगों के जो खर्चे हैं वो हम ऐड करें तो अपने को जीडीपी मिलेगा, ऐसा इस कंसेप्ट का बोलना है। किन लोगों के क्या खर्चे? एक, कंजम्पशन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड सिटीजन। सेकंड, इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसमैन। थर्ड, सरकार जो खर्चा करे। और फोर्थ, फॉरेन एक्सपेंडिचर का नेट निकालो। अब एक एक करके इनको समझते हैं हम। सबसे पहले कंजम्पशन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यहां पर देखना यह है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे ये लोग कितना खर्चा करते हैं वो हमने देखना है, नॉट फॉर द इंटरमीडिएट गुड्स। तो स्टील, रबर नहीं, ये लोग क्या खरीदेंगे? उससे जो बनी वो फाइनल गाड़ी, तो ये खर्चा इन्होंने जो भी खरीदा वो 1 लाख वहां पे हम ऐड करेंगे। अगर साधु यादव के पास पहले से एक मकान है तो उसको ऐड करेंगे। हाँ, ऐसा अज्यूम करने पर कि अगर साधु यादव उस मकान का मालिक नहीं होके खुद ही एक किराएदार होता तो रेंट कितना बनता, उस हिसाब से उसका खर्चा यहाँ पर एग्जिस्टिंग मकान का रेंट ऐड किया जाएगा अंडर दिस प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर हेड। नया मकान साधु यादव खरीदेंगे तो उसे यहाँ पर ऐड करेंगे नहीं, उसको हम ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट वाले सेकंड पिलर पे। नया मकान, फैक्ट्री, बिल्डिंग जो भी खरीदा वो इन्वेस्टमेंट में उसका उतने लाख प्लस किया। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स खरीदे गए, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इन सर्विसेज इन फ्यूचर, उन सारा ये स्टील, रबर का रॉ मटेरियल का दाम यहाँ पर ऐड करेंगे। लेफ्ट ओवर इन्वेंटरी, उसका दाम भी यहाँ पर ऐड करेंगे। आप समझो रतन टाटा ने रबर या स्टील खरीद लिया, मान लो गाड़ी भी बना दी, लेकिन वो गाड़ी जब तक बिकी नहीं तो साधु यादव के खाते में तो वो हम प्लस 1 लाख नहीं करेंगे। जब तक बिकी नहीं तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के नाम पे रतन टाटा में भी प्लस 1 लाख तो हम लिखेंगे, ताकि जीडीपी में तो हमने ये पता करना है कि प्रोडक्शन कितना हुआ, तो यहाँ पर से हमको वो प्लस में आंकड़ा दिख जाएगा। जो भी कैपिटल गुड्स, हैवी मशीनरी प्रोडक्शन के लिए बनाएगा तो वो सारा क्या इन्वेस्टमेंट में गिनेंगे, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, वो सारी बातें।
शेयर बॉन्ड डिबेंचर, आप समझो कि हम इन्वेस्टमेंट में और आप जब बात करें तो इन्वेस्टमेंट का मतलब हम ये समझ के हाँ बैंक में एफडी कराई, ये शेयर बॉन्ड डिबेंचर में इतना पैसा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का फंडा कुछ और है। हमने देखा लेफ्ट ओवर इन्वेंटरी, जो गाड़ियां भी इंटरमीडिएट गुड्स, ये सारा भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है, समझे। तो कंजम्पशन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स वो देख लिया, इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया। अभी गवर्नमेंट पे आते हैं। गवर्नमेंट परचेज जो भी करती है तो एक प्रकार से वो उनका तो खर्चा हुआ, हम ऐड करेंगे। तो मतलब सरकार अपने एम्प्लॉइज को जितना भी पगार देती है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। यस, वाई? क्योंकि वो कर्मचारी भी एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। डिफेंस पर्सोनल, पुलिस पर्सोनल, वो कोई सर्विस दे रहे हैं, तो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसके ऊपर पगार ऐड करना पड़ेगा कहीं तो यहाँ पर ऐड कर दिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से अगर गेहूं ले तो वो गिनेंगे ही यार, वाई? क्योंकि सरकार वो खर्चा करके कुछ खरीद रही है। लेकिन सरकार नीचे किसी गरीब व्यक्ति को फूड कूपन दे दे या ये एलपीजी के ऊपर वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम पे वो कुछ पैसा दिया जाए, तो वो सरकार के खर्चे में नहीं गिनेंगे, वो सारा माल गिना जाएगा। उस प्राइवेट व्यक्ति जब जाके बाजार से वो फूड कूपन से कुछ अनाज खरीदे या ये डीबीटी वाले पैसे से एलपीजी सिलेंडर खरीदे, उसके फाइनल कंजम्पशन में वो पैसा गिना जाएगा। यहाँ पर नहीं गिनेंगे, वरना क्या होगा, डबल काउंटिंग, तो अपना जीडीपी हद से ज्यादा बड़ा दिखेगा। इसलिए उसी प्रकार ट्रांसफर पेमेंट नहीं गिनेंगे। खरीदी पे जो पेमेंट दिया वो तो गिनना है, बट ट्रांसफर पे नहीं। मतलब किसी व्यक्ति को पेंशन में आपने पैसा दिया, स्कॉलरशिप में पैसा दिया, फूड कूपन के नाम पे, इस प्रकार के जो स्कीम योजना सामने कुछ प्रोड्यूस करवाए बिना आपने ऐसे ही पैसा उनको दे दिया, ट्रांसफर पेमेंट नहीं गिनेंगे। लेकिन ये सारा पैसा, मान लो किसी वृद्ध व्यक्ति को पेंशन मिला, उस पेंशन से वो जाके बाजार से कोई चीज खरीदेगा तो उसके प्राइवेट कंजम्पशन में, मतलब वो साधु यादव वाला फोटो याद करो, वो वहां पर गिनेंगे, यहाँ पर नहीं गिनेंगे। अदरवाइज देयर विल बी डबल काउंटिंग। ठीक है, कंजम्पशन देख लिया, इन्वेस्टमेंट देख लिया, गवर्नमेंट एक्सपेंस देख लिया। अब आते हैं फॉरेन एक्सपेंडिचर। रतन टाटा ने एक नैनो गाड़ी बनाई और आर्नोल्ड को बेच दी, तो स्वाभाविक है आर्नोल्ड ने डॉलर में पेमेंट किया होगा और फिर वो फॉरेक्स डीलर कन्वर्ट करके रतन टाटा को पैसा देगा रुपीस में। तो इसको मेरे को गिनना चाहिए, हाँ कि ना? गिनना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी कहाँ पे बनी? भारत देश के अंदर बनी है ना। तो बॉटम लाइन इज एवरीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, वो तो हमने को गिनना चाहिए। तो इस केस में यस, ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस भले बाहर बिकी, बट इक्विवेलेंट जो भी, तो वो यहाँ पर हम पैसा गिनेंगे 1 लाख प्लस में। सामने सवाल, साधु यादव बाहर से फरारी गाड़ी मंगवाते हैं, तो अब आप समझो जरा कि साधु यादव का पहले वाला जो फोटो था कंजम्पशन बाय, है ना, प्राइवेट इंडिविजुअल, तो यहाँ पर साधु यादव ने 1 लाख करोड़, तो मान लो कि जो भी डॉलर वगैरह में जितना पैसा बाहर दिया, तो उनके प्राइवेट कंजम्पशन में वो हमने लिखा होगा, मान लो 10 करोड़ लिखे हैं। बट द इश्यू इज, ये गाड़ी तो भारत में बनी नहीं, फिर भी आपने साधु यादव के अकाउंट में प्लस में पैसा लिख दिया, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट के अंदर बोल के इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज जो भारत में बनी नहीं वो चीज भी अपने जीडीपी में काउंट होती रहेगी। मतलब बॉटम लाइन इज कि यहाँ पर रतन टाटा ने बाहर गाड़ी भेजी तो एक्सपोर्ट में प्लस गिना, तो मतलब बाहर से कोई गाड़ी यहाँ तो एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट के अंदर वो हमने माइनस करना पड़ेगा, तब जाके अपने को जीएसटी का सही आंकड़ा मिल सकता है। तो अब सॉरी, जीडीपी का सही आंकड़ा मिल सकता है। तो जीडीपी का फॉर्मूला आप बनाते हैं हम लोग, कंजम्पशन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स मतलब सी, इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसमैन मतलब आई, गवर्नमेंट जो भी परचेस करती है एक्सपेंडिचर उस पर लगता है तो वो जी, और एक्सपोर्ट का पैसा हम ऐड करेंगे, इंपोर्ट का माइनस करेंगे, है ना। तो एक्स माइनस एम, सी प्लस आई प्लस जी इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस एम, नेट फॉरेन एक्सपेंडिचर। तो इससे जो हमको मिलेगा आंकड़ा उसको क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। हम वापस आते हैं जूम आउट करके। जीडीपी के कैलकुलेशन की 3 मेथड, पहले वाली थी वो इनकम वाली मेथड, विप्र मेथड की, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेट, इनको प्लस करो तो अपने को ये मिल गया। सेकंड हमने देखा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर में ये कैसे, मैं इसको बोलता हूँ सिग्जम, और फिर सी तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज एंड नेट एक्सपोर्ट। अभी लास्ट वाला एंगल देखते हैं, प्रोडक्शन मेथड या फिर ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड। सबसे पहले आयन और किसी ने खोद के बाहर निकाली, तो यहाँ पर उससे पहले कोई इंटरमीडिएट गुड तो थी नहीं, वो तो उसने खड़ा खोदा, है ना, और सारी वो आयन और निकाली, उसको रिफाइन वगैरह उसने किया होगा, तो उस पे उसने लेबर लगाया, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, वो सारे कॉस्ट उसने लगाए। और तो यहाँ पर उसके सामने जो भी वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट में जो भी बना होगा
मान लो इस हिसाब से इसका ये आयरन ओर की कीमत बनाई गई 1 लाख, और ये 1 लाख की आयरन ओर जाके उस व्यक्ति ने किसी स्टील प्रोडक्शन कंपनी को बेच दी, तो वो स्टील प्रोडक्शन कंपनी के लिए इंटरमीडिएट गुड क्या हुआ, ये आयरन ओर और उसकी कीमत क्या अदा की गई 1 लाख। अब वो आयरन ओर को प्रोसेस करके ये ऐसी स्टील की पट्टियां बनाएगा तो स्वाभाविक है उसने भी उस पर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह लगाया और वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट उसने भी करे। उस हिसाब से जो स्टील बना मान लो उसकी कीमत है 4 लाख। आगे जाके वो ये अपना मतलब कि ये जो बना स्टील उसकी कीमत 5 लाख, लेकिन हमने इंटरमीडिएट गुड की अगर वैल्यू इसमें से माइनस कर दे तो क्या मिलेगा 4 लाख। इस स्टेज पे कितना वैल्यूएशन एडिशन हुआ 4 लाख रुपए का। और ये स्टील की पट्टियां 5 लाख में रतन टाटा को बेच दी, उसके ऊपर उसने और प्रोसेसिंग वगैरह करके वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट वो सब जोड़ के गाड़ी बनाई और ऐसी 10 गाड़ियां बनाई तो समझ लो खर्चा निकला 10 लाख। और यहाँ पर भी उसने वैल्यू एडिशन कितना किया, तो अब इंटरमीडिएट गुड का कॉस्ट निकाल दो 5, तो बचा कितना 5 लाख। तो बस अब हर एक स्टेज के ऊपर कितना वैल्यू एडिशन हुआ 1 + 4 + 5, तो जवाब कितना मिलेगा जीडीपी 10 लाख। तो ये वैल्यू एडिशन से हमने जीडीपी निकाला। एक और फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं कि टोटल सेल वैल्यू माइनस द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। टोटल सेल वैल्यू आप निकालो तो आयरन ओर बिकी थी 1 लाख में, स्टील की पट्टियां बिकी थी 5 लाख में और गाड़ियां बिकेंगी 10 लाख में, तो दिस इज टोटल सेल वैल्यू। ये अपने को यहाँ पर एडिशन करो तो मिलेगा 16 लाख रुपए, और यहाँ पर से कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आप माइनस कर दो। यहाँ पर तो 0 था, यहाँ 1 लाख, यहाँ 5 लाख, तो मतलब 6 लाख माइनस कर देने, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 16 - 6 = 10 लाख रुपीज। तो ये भी ग्रॉस वैल्यू एडिट मेथड से अपने को पता चल गया। और ये जो नंबर मिला ये क्या है फैक्टर कॉस्ट पे है ना, वो लैंड लेबर कैपिटल वाले से जोड़ के देखो और ये जोड़ के तो बात एक ही है, फैक्टर कॉस्ट पे मिला। और वहां से फिर मार्केट प्राइस पे जाना हो तो क्या ऐड करूं मैं और क्या निकाल दूं, तो ये फैक्टर कॉस्ट से जो भी जीडीपी मिला उसमें टैक्स ऐड करो, सब्सिडी माइनस करो तो मिलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और फिर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करो और करंट एंड कांस्टेंट वो सारे एंगल आप समझ चुके हैं। तो 3 मेथड थे, इनकम मेथड देख लिया, एक्सपेंडिचर मेथड देख लिया, प्रोडक्शन और ये जीवी ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड ये भी हमने देख लिया। तो बेसिक जो फंडा थे कि जीएसटी नेशनल इनकम वगैरह वो फॉर्मूला समझ लिए, कैलकुलेशन के 3 मेथड समझ लिए। थोड़ी शॉर्ट कमिंग देख लेते हैं। जीएसटी जीडीपी क्या कवर नहीं करता है। फर्स्ट थिंग, अंडरग्राउंड इकोनॉमी में जो भी चहल पहल होती है उसे जीडीपी कवर नहीं, क्योंकि ये तो ऑफिशियली क्या प्रोड्यूस हुआ अकाउंट के हिसाब से चलती है, तो अंडरग्राउंड इकोनॉमी में जो भी है वो माल यहाँ पर ऐड नहीं किया जाएगा। सेकंड, नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज, कोई माली आपके घर में आके वो बाग बगीचे का काम देखता है तो ही इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस, यू विल काउंट इट। यस, वो माली अपने ही घर का बगीचा देखे तो वो उस पे तो वो खुद को थोड़ी पे करेगा, है ना, घर का काम कर रहा है। तो नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज दे विल नॉट बी काउंटेड अंडर द जीडीपी। सेम वे, अगर आप अपने घर में कोई कुक को रखते हैं जो खाना बनाए तो हाँ सर्विस कर रहा है तो वो देंगे। आपकी मम्मी खुद खाना बनाती है तो वो यहाँ पर नहीं काउंट करेंगे बाय नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज। तीसरी समस्या, बार्टर एक्सचेंज काउंट नहीं करेंगे। मैं टमाटर जाके किसी व्यक्ति को बेचूं, मेरे को पैसा देता है जीडीपी में काउंट हुआ, लेकिन मैं अपने टमाटर किसी व्यक्ति को गेहूं के बदले एक्सचेंज कर दूं, बार्टर सिस्टम से जो भी ट्रेड होगा वो यहाँ पर, क्योंकि अकाउंट उसका बनेगा नहीं तो मनी वैल्यू निकलेगी नहीं, जीडीपी में वो कवर नहीं होगा। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी काउंट नहीं करता है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, जीडीपी में काउंट होगा यस, लेकिन मान लो मैं थर्मल कोल प्लांट चला रहा हूं तो वो सल्फर और नाइट्रोजन के सारे गैसेस वो ऊपर गए, उसके कारण एसिड रेन हुआ, एसिड रेन से आपकी बिल्डिंग और गाड़ियां उसको नुकसान हुआ, तो क्या जीडीपी में से उतना नुकसान का पैसा आप माइनस करोगे? आंसर इज नो। उल्टा, वो जो नुकसान हुआ और रिपेयर में आप किसी व्यक्ति को बुलाओगे तो उसका तो वापस प्लस में जीडीपी है ना, तो जितना खराब होगा इन्वायरमेंट को नुकसान तो वो भी प्लस प्लस बढ़ता जाएगा। इट डज नॉट काउंट सच नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी, कि ये बच्चियां स्कूल में पढ़ाई करने के बाद वो शिवकाशी की फैक्ट्री के अंदर कुछ पटाखे का बना रही हैं, वो काउंट करेंगे यस, लेकिन क्योंकि ये बच्चियां की स्कूल में नहीं गई, आगे चल के मान लो कि स्कूल में जाती, डॉक्टर बनती, तो आगे चल के जो सर्विस में ढेर सारा पैसा आता वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे काउंट होगा नहीं होगा। एंड लास्टली, जीडीपी से हमने निकाला वो एनएनपी निकाला और उससे पर कैपिटा नेशनल इनकम निकाली अराउंड 88,000 रुपीज 2014 के लिए। तो क्या ऐसा है कि हर एक आदमी के पास 88,000 या उससे ज्यादा पैसा है? नहीं, कुछ तो ऐसे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास 800 करोड़ से भी ज्यादा होगा। तो इस प्रकार की इनकम इनइक्वालिटी को भी जीडीपी
कवर नहीं करता है। ये अगर कवर नहीं करता है तो समाधान क्या होगा? जो इनकम इनइक्वालिटी मेजर करनी है, जीडीपी से तो मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए देखना पड़ेगा गिनी कोएफिशिएंट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो बच्चों को शिक्षा नहीं मिली और कहीं और चले गए, इस प्रकार के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट में जो खराबी आई उसको देखने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI देखना पड़ेगा। ये बातें करेंगे जब इकोनॉमिक सर्वे के HRD रिलेटेड चैप्टर्स देखने हैं, तो वहां पे क्या समस्या आइडेंटिफाई की गई, सेंसस का क्या डेटा है, बजट में क्या नया स्कीम लाए, वो सारी बात तब करेंगे। हम वापस आते हैं, फॉर्मूला देख ली, यस, कैलकुलेशन के 3 मेथड वो देख लिए, समस्या क्या थी, जीडीपी की क्या लिमिटेशन है वो देख लिया। अब ये CSO वाले क्या नया इसमें रिफॉर्म लेके आए हैं वो देखते हैं, और उसके बाद सर्वे में क्या डेटा है वो बातें करेंगे। CSO आज से नहीं, दे आर कैलकुलेटिंग जीडीपी सिंस द ईयर 1955। वो 3 सेक्टर के ऊपर नजर रखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। यहाँ पर कितना उत्पादन हुआ उस हिसाब से वो गिनती करते थे। कितना उत्पादन हुआ तो डेटा कहीं से लाना पड़ेगा, तो गुड्स के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ CSO देख लेता था कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री ASI, उसके हिसाब से क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, इकोनॉमिक सेंसस, NSSO के सर्वे उस हिसाब से निकालते थे गुड्स का कितना प्रोडक्शन है। और सामने सर्विस का कितना प्रोडक्शन, तो जो भी सर्विस टैक्स पे कर रहा है तो CB, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, उससे कुछ देख लेंगे। और डायरेक्ट टैक्स इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि सर्विस टैक्स जो भर रहा है वो भी मालदार पार्टी होगी तो सामने वो ऊपर डायरेक्ट टैक्स भी भरता होगा, उस आंकड़ों से वो एडजस्ट करते थे। और सर्विसेज के अंदर महंगाई कितनी है वो WPI काउंट नहीं करता, वो काउंट करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। तो वो एग्रीकल्चर लेबर के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, वो सारे डेटा से वो फाइंड करते थे कि क्या चल रहा है। अब तक CSO वाले ये जीडीपी गिनते थे, फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से गिनते थे। और मेथड्स कौन सी इस्तेमाल करते थे, एक तो वो इनकम मेथड से आंकड़ा देख लेते थे, और ये ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्शन मेथड, वो दोनों आंकड़ों दोनों से देखते थे, और ताकि एक अपने को कोई क्रॉस चेक करने में सुविधा रहे कि हाँ असल में कुछ इतना जीडीपी है। तो सवाल होता है क्या मैं इस सिस्टम से मेरे को एक जवाब मिले और दूसरे सिस्टम से दूसरा जवाब मिले तो क्या विल दे बी इक्वल? द आंसर इज यस, दे विल बी इक्वल। कैसे? आप यहां पर समझो कि जो भी प्रोडक्शन हुआ, आयरन और फिर स्टील और फिर कार, हर एक स्टेज पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लगी है, और उसके ऊपर इनकम में वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट ये भी लगा है। तो इन सबको मैं अगर ऐड करता जाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, जीडीपी एट इनकम मेथड है ना, वो WIPR विप्रो मेथड से, तो एक आंकड़ा मेरे को यहां से मिलेगा। और अगर प्रोडक्शन या ग्रॉस वैल्यू एडेड से निकालना हो तो मुझे क्या करना था, ये सभी टोटल सेल वैल्यू माइनस द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, वो मैं माइनस करता जाऊं और जवाब मिले तो वो मिले जीडीपी एट प्रोडक्शन या GVA मेथड। तो क्या ये जवाब और ये जवाब विल दे बी इक्वल? हाइपोथेटिकल सिनेरियो में मैंने एक बनाया है और आंकड़े जोड़े हैं, तो ये इनकम मेथड से कुछ इतना है, इसको आप ऐड करोगे तो जवाब मिलेगा 10 लाख। और अगर ये अपना GVA मेथड से टोटल सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स उससे निकालोगे तो यहाँ पर भी जवाब मिलेगा 10 लाख। तो हाँ, दोनों से अपने को सेम जवाब मिलेंगे, तो क्रॉस चेकिंग और उस एडजस्टमेंट में सुविधा रहती है। क्या हम वापस आते हैं, जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके थे, एक तो इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर और तीसरा ये वैल्यू एडिशन मेथड। इनकम मेथड में अब तक हम क्या देखते थे, 4 है ना, एक तो लेबर तो सामने वेजेस, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर तो सामने प्रॉफिट, जो भी कैपिटल है, जो लैंड है उसके सामने रेंट, और जो कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट। तो ये अपना वेज, प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट, उनको जोड़ के अपन GST एट फैक्टर कॉस्ट निकालते थे। ये तो अब तक की सिस्टम थी। यहां पर CSO क्या नया लेके आई? नया लेके आई कि ये वाला नहीं, अब से हम इन चीजों को ऐड करेंगे। फर्स्ट थिंग इज वेज नहीं, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज। सेकंड थिंग, ये जो कैपिटल था अपना, उसके ऊपर रेंट और वेजेस, वो रेंट एंड इंटरेस्ट वगैरह गिनते थे, नहीं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। एंड थर्ड थिंग, ये जो प्रॉफिट गिनते थे, प्रॉफिट नहीं, अब से मिक्स्ड इनकम या फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, MI या फिर OS, इन 3 चीजों के आप आंकड़े निकालो और उसको ऐड करो तो आपको मिलेगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल। तो अपने को ये सवाल होता है, ये सिस्टम खत्म करके ये आप क्यों लाए? मतलब कि यहां पर कोई शॉर्ट कमिंग थी तो उसे सुधारने के लिए ये आप लाए। वेजेस के अंदर केवल सैलरी कंपोनेंट देखा जाता था, कंपेंसेशन में सैलरी देखेंगे यस, प्लस कि जो एम्प्लॉयर अपने नौकरों को उनके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, EPFO अकाउंट में अगर कुछ पैसा ऐड कर रहा है तो वो सारे कंपेंसेशन में उसको भी गिनेंगे, सैलरी गिनेंगे यस, प्लस सच सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन वगैरह जो यहाँ पर नहीं देखने को मिलते थे, वो सारा मैटर यहाँ पर हम कवर करेंगे। फर्स्ट थिंग, प्रॉफिट की बात करें
आप देखिए कोई भी कंपनी काम करती है तो नौकरी करने वाले को वहां पर वेजेस मिलेंगे, पगार, और बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। ये सब हम निकाल सकते हैं फॉर अ रजिस्टर्ड कंपनी, कॉर्पोरेट, उनका तो अकाउंट कीपिंग बढ़िया होता है, तो आप बोल सकते हो हाँ कि इतना पगार में गया और इतना प्रॉफिट में आया। लेकिन जो इनफॉर्मल इंडस्ट्री है, अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, ये फैमिली ओन्ड हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इनका तो ऐसा फॉर्मल कोई अकाउंट कीपिंग है नहीं, तो आप कैसे बोलोगे कि ये वाला वेज में गया, ये वाला प्रॉफिट में आया, वो सारा मिक्सअप चलता है। तो इस कारण से इस सिस्टम को हटा के फोकस हम करेंगे मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम के अंदर ऐसे जो एंटरप्राइजेस हैं जहां पर ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है कि प्रॉफिट का कंपोनेंट कितना, वेज का कितना, वहां पर हम देखेंगे मिक्स्ड इनकम कितना है, और बाकी बड़ी कंपनियों के लिए देखेंगे कि ऑपरेटिंग सरप्लस उनका कितना हुआ। यहाँ पर यही कि कॉर्पोरेट तो उनका प्रॉफिट तय करना आसान है, लेकिन ऑर्गेनाइज फर्म में और कई जगह तो इतना कि बार्टर सिस्टम से चलता है तो निकालना भी मुश्किल है, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग फॉर्मेट्स आर मिसिंग। तो उसको छोड़ के आपसे देखेंगे प्रॉफिट कैसे ऑपरेटिंग सरप्लस के रूप में और कुछ केस के अंदर मिक्स्ड इनकम के रूप में। तो इस हिसाब से मतलब नया जो CSO 2015 का रिफॉर्म है, इनकम मेथड से काउंट करेंगे, यस, बट हाउ, कंपेंसेशन प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और ये मिक्स्ड इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस का है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये क्या चीज है? ये पूरा सिस्टम इंस्पायर किया गया सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स SNA किसने बनाया? यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD और यूरोपियन कमीशन, ये चारों लोगों ने कोलैबोरेट करके ये पूरा सिस्टम बनाया है कि सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, इस हिसाब से हर एक ने अपना GDP वगैरह निकालना चाहिए। तो वहां पर ये रेंट, इंटरेस्ट, इस प्रकार के कंपोनेंट नहीं है, वहां पर है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। उनका फंडा ये है, जब तक कोई कैपिटल एसेट यूज नहीं की जाती, आप मशीनरी यूज नहीं करते, तब तक वो एक प्रकार का इंटरमीडिएट गुड है, और जब आप प्रोडक्शन शुरू करो तो धीरे धीरे उसकी कीमत कम होती जाएगी और सामने प्रोडक्शन फाइनल गुड्स जनरेट होते जाएंगे, और उसके ऊपर कितना वेज हुआ, कितना ऑपरेटिंग सरप्लस, वो सब आपने निकालना है। तो इस हिसाब से ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, उसके आंकड़े कुछ जोड़ने पड़ेंगे। खैर, बॉटम लाइन इज कि क्या आप कैलकुलेट कर रहे हो, कंपेंसेशन यस, प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यस, और प्रॉफिट की बजाय प्लस में मिक्स्ड इनकम या फिर ऑपरेटिंग सरप्लस। इन सबको मैं ऐड करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। ये GDP एट फैक्टर कॉस्ट नहीं है, उसको टेक्निकली बोला गया एट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो MCQ के लिए याद रखना कि ये प्लस ये, तो आंसर इज GVA एट फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर से मुझे आगे गति करनी हो मार्केट की तरफ, तो कुछ दवाइयां करनी पड़ेगी। इसमें क्या ऐड करूं और क्या निकाल दूं? टैक्स को ऐड करूं, सब्सिडी निकाल दूं। लेकिन कुछ यहाँ पे कैविएट्स हैं। सबसे पहले ये GVA के अंदर प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड करो, प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस करो, तो जो जवाब मिलेगा वो GDP नहीं, वो भी अभी तक उसको बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। आप शब्दों पे फोकस करो, क्या लिखा है? प्रोडक्शन ION। तो ये क्या नया फंडा है? प्रोडक्शन टैक्स ये क्या चीज है? दिस टैक्सेस वो ऐसे कि इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम वो आपके ऊपर से लिए जाएंगे। मैंने अगर एक गाड़ी बनाई तो उस पर टैक्स, वो तो अलग चीज है। ये क्या ऐसा वॉल्यूम के छोड़ के अलग से, जैसे कि स्टैंप ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारे आपने कितना वॉल्यूम पे प्रोडक्शन किया उसके इररेस्पेक्टिव ये आप पे लगेंगे। सामने प्रोडक्शन सब्सिडीज, ये भी ऐसी कि इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम आपको वो सब्सिडी मिल रही है। इसके एग्जांपल है सब्सिडीज गिवन टू रेलवेज, इनपुट सब्सिडीज गिवन टू फार्मर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सब्सिडीज गिवन टू कोऑपरेटिव्स एंड कॉर्पोरेट्स। अब ये ऐसा क्यों है, कैसे है? ये मतलब कि रट्टा मारो जिंदाबाद, फॉर अ सिंपल रीजन, इकोनॉमिक सर्वे उसके अंदर उसने एग्जांपल में ये सारे नाम दिए हैं, तो आपने बस रट देना है कि प्रोडक्शन टैक्सेस तो ये एग्जांपल, प्रोडक्शन सब्सिडीज तो ये एग्जांपल, और फंडा क्या है? दे आर गिवन इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्शन वॉल्यूम। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने GVA निकाला था फैक्टर कॉस्ट पे, और उसमें टैक्सेस ऐड किए, कौन से वाले? प्रोडक्शन वाले, और सब्सिडी माइनस की, कौन सी वाली? प्रोडक्शन वाली। तो जो जवाब मेरे को मिला उसे बोला GDP नहीं बोला, उसको अभी भी बोल रहा हूं मैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। मार्केट प्राइस भी मैं नहीं बोल रहा हूं, उसको क्या बोलता हूं? बेसिक प्राइस। अब इसके आगे गति करके मुझे अंत में लाना है मार्केट प्राइस, तो मैं क्या करूंगा? ये GVA बना एक इंडस्ट्री का बना होगा, है ना, फिर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, सभी इंडस्ट्री का इस प्रकार से ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस, तो उसका मैं सम करूं सिग्मा, एक ये मेरे को नंबर मिला।
बस अब उसके अंदर से मार्केट की तरफ गति करनी हो तो क्या ऐड करूं, वापस कोई टैक्स मेरे को ऐड करना है और कोई सब्सिडी माइनस करनी। लेकिन यहाँ शब्दों में परिवर्तन है, प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्ट सब्सिडी, ION नहीं है। तो उस वाले में और इस वाले में क्या अंतर है देखते हैं। ये जो प्रोडक्ट टैक्सेस हैं दे आर लेवाइड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल वेट तो वो तो हर एक गाड़ी, हर एक टीवी, हर एक मोबाइल पे लगेगा। एक्साइज भी उसी प्रकार, मैन्युफैक्चरिंग हर एक गाड़ी, हर एक टीवी, हर एक मोबाइल पे। कस्टम सर्विस तो प्रोडक्शन के प्रति यूनिट पे ये टैक्स लिए जाते हैं, ऐसे सब आएंगे प्रोडक्ट टैक्स में। सामने प्रोडक्ट सब्सिडी पर यूनिट प्रोडक्शन पे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल फूड के ऊपर वो MSP वाला कंसेप्ट आप याद करो कि उतने उत्पादन हुआ तो एक क्विंटल हम इतने में खरीदेंगे और नीचे इतने में बेचेंगे। पेट्रोलियम के ऊपर भी इस प्रकार से जब पहले चलती थी पेट्रोल डीजल पे वो तो खत्म हुई, लेकिन LPG और केरोसिन पे चल रही है तो वो जितना उत्पादन उस हिसाब से कंपनियों को कंपेंसेट किया जाएगा। सेम इज द केस विद फर्टिलाइजर कंपनीज, प्रोडक्शन के हिसाब से उनको सब्सिडी दी जाती है। आगे इंटरेस्ट सबवेंशन गिवन टू फार्मर्स एंड सब्सिडीज गिवन टू इंश्योरेंस, जो छोटे हाउस होल्ड है, स्मॉल हाउस होल्ड, वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद सके उस कारण ऊपर से जो सब्सिडी दी जाती है उस प्रकार की सब्सिडियां। अब ये ऐसा क्यों है, कैसे है, अगेन रट्टा मारो जिंदाबाद, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे के अंदर उसने स्पेशल बॉक्स में लिख के बोला है कि प्रोडक्ट टैक्सेस के क्या एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है, और प्रोडक्ट सब्सिडी के ये एग्जाम्पल है। तो MCQ में परेशान करने के लिए आपको 5-6 नाम दे देंगे एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सब्सिडीज या आइडेंटिफाई द प्रोडक्शन सब्सिडीज, है ना, तो रट के जाना जरूरी है। क्या वापस फैक्टर्स जो थे प्रोडक्शन के, कंपेंसेशन, कैपिटल, मिक्स्ड इनकम वगैरह, उनको जोड़ के मेरे को GVA मिला फैक्टर कॉस्ट पे। उसके अंदर प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड किए, प्रोडक्शन सब्सिडीज माइनस की, तो मेरे को GVA मिला बेसिक प्राइस पे। ऐसे हर एक सेक्टर का जो भी आंकड़ा मिला मैंने ऐड किया तो सम सिग्मा हो गया, प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस ऐड किए, प्रोडक्ट सब्सिडीज माइनस की, तो मेरे को अंत में जो जवाब मिला वो क्या है, GDP एट मार्केट प्राइस MP। और बस अगर मैं इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, GDP एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। और भारत का ऑफिशियल GDP क्या है, तो ये वाला आंकड़ा जो मिले वो अपना ऑफिशियल GDP है। पहले फैक्टर कॉस्ट पे गिनते थे, अब से क्या है, ये वाला अपना ऑफिशियल GDP है। ये पूरा CSO ने इंप्लीमेंट या प्रेस रिलीज दिया 30 जनवरी 2015 को। तो जो प्रेस रिलीज के अंदर उन्होंने फॉर्मूला दिए थे ये मैंने यहाँ पर लिख दिए, हमने जो समझा वही बातें हैं, आप देख लीजिएगा फॉर द पर्पज ऑफ MCQs। एक तो ये बात करी कि गिनती में कैसे क्या सुधार किए, उसके अलावा क्या क्या सुधार किए गए उसकी थोड़ी बात करते हैं। फर्स्ट, अब तक की ऑफिशियल GDP अपना क्या था, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब से क्या है, ऑफिशियल GDP भारत का क्या है, GDP एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। कांस्टेंट मार्केट प्राइस निकालने के लिए तो इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए कोई बेस ईयर चाहिए जिसके सामने प्राइजेस को एडजस्ट करना है। पहले ये बेस ईयर क्या था, 2004 था, अब क्या है 2011 है। और जो भी यहाँ पर एडिशन वगैरह करना था, वैल्यू एडिशन, वो पूरी सिस्टम कहां से इंस्पायर की, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स ऐसे ने 2008 वो जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत ये लागू किया गया। उसके मुताबिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और अकाउंट कीपिंग पूरे फॉर्मेट अब से लागू है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कवरेज बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर सेंसस 2010 का उसके आंकड़े जोड़ दिए, यस। लाइवस्टॉक सेंसस 2012 उसके आंकड़े जोड़े, यस। और अगर एक बफेलो है तो उसके ऊपर जो भी GDP निकालना हो तो वो जब जिंदा है तो काम कितना किया, फिर मर गया तो लेदर का इंडस्ट्री में जाएगा, है ना, और मीट प्रोडक्ट, तो उसके जो यील्ड वगैरह गिनती करनी थी उनको भी अब वो पूरे आंकड़े रिवाइज कर दिए। तो पहले मान लो कि एक बफेलो की इस प्रकार से GDP में कुछ कीमत होगी, अब वो पहले से बढ़ा दी एग्रीकल्चर में। सेम वे क्रॉप एंड लाइवस्टॉक एक्टिविटी, एक तो दोनों को अलग कर दिया और आंकड़े उस हिसाब से जोड़े गए। ग्रामीण इलाकों की एक्टिविटीज का कवर GDP में बढ़ाने के लिए लोकल बॉडी अपने हिसाब से जो भी प्रोडक्शन कर रही थी ऑफ गुड्स और सर्विसेज उनका ज्यादा और इफेक्टिवली कवरेज किया जाएगा। इनफॉर्मल सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन हुआ है तो NSSO के लेटेस्ट सर्वे डेटा के मुजब वो सारे आंकड़े अपडेट किए गए। ग्रामीण इलाकों में कुछ कॉटेज इंडस्ट्री है ना, वहां पे ऐसी कोई पगार इतना दिया और अकाउंट मेंटेन किया और इतना टैक्स लायबिलिटी वो सब होता नहीं, तो वहां पर कितना वेज है वो कंपोनेंट गिनने के लिए, कंपनसेशन कंपोनेंट गिनने के लिए वो ये लोग इफेक्टिव लेबर इनपुट मेथड लेके आए, जिसकी वजह से ये रूरल एक्टिविटीज डन विदाउट मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, वहां पे लेबर का कितना उसका कंपेंसेशन क्या होगा वो ऊपर ऐड करने के लिए वो आंकड़े वो देखेंगे।
माइनिंग सेक्टर में सैंड एक्सट्रैक्शन पे जो वैल्यू करनी थी वो फॉर्मूला अपडेट कर दी। अब तक के लिए माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसे देखने के लिए अप्रोच था एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच। यहाँ पर केवल ऊपर फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ उस हिसाब से आंकड़े जोड़ते थे। अब से जो नया सिस्टम है वो है एंटरप्राइज अप्रोच, मतलब प्रोडक्शन में कितना खर्चा है प्लस उसे नीचे डिस्ट्रीब्यूट सेल मार्केट करने में कितना खर्चा है वो सारे आंकड़े और जोड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के भी अकाउंटिंग नॉर्म्स इस प्रकार से अपडेट किए गए। कॉर्पोरेट सेक्टर की कवरेज बढ़ाने के लिए ऊपर कॉर्पोरेट तो नीचे उसकी कई जगह पे फैक्ट्री वगैरह होगी और फिर प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये पूरा आंकड़ा कहां से लेके आते थे? एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उसके ये लोग भी आंकड़े कैसे जमा करते हैं? सैम्पलिंग मेथड से कि 100 इंडस्ट्री यहां से वहां से और जोड़ के आप नंबर जोड़ दिए मल्टीप्लाइड विद दिस मेनी इंडस्ट्रीज। तो कंप्लीट पिक्चर अपने को सैम्पलिंग मेथड में मिलेगा नहीं। सुधार ये किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और उसका एक ऑनलाइन पोर्टल है MCA 21। यहाँ पर ये कॉर्पोरेट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले अपने प्रोडक्शन के डेटा वगैरह जो लिखते हैं उनको जोड़ा जाएगा। तो अब कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगा क्योंकि सभी ने अपने प्रोडक्शन के डेटा दे दिए। सैम्पलिंग मेथड नहीं, यहाँ तो फुल पिक्चर अपने को मिलेगा। सेम वे फाइनेंशियल सेक्टर में शेयर ब्रोकर है, NBFC, म्यूचुअल फंड, उनके क्या प्रॉफिट क्या उत्पादन हो रहा है उसके आंकड़े देखने के लिए सेबी, PFRDA, IRDA इन सबकी मदद ली जाएगी और नंबर अपडेट किए जाएंगे। सर्विसेज का और कवरेज बढ़ाने के लिए हेल्थ एजुकेशन में ऊपर कितने टैक्स नीचे क्या कुछ वो सारे आंकड़े हम देखेंगे। अब तक सर्विसेज में हमने बात करी कि WPI में तो सर्विस गिनते नहीं है, सर्विस गिनते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। और वहां पर भी अब तक की सिस्टम में एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर, इंडस्ट्रियल वर्कर इनके अलग अलग से डेटा देख के वो जोड़ते थे। उसे स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब से केवल एक ही देखेंगे डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल अर्बन कंबाइंड। इस हिसाब से कि सर्विस सेक्टर में क्या ग्रोथ है, कितना इन्फ्लेशन है, इसको बेस प्राइस से एडजस्ट करना है वगैरह वो देखा जाएगा। खैर, तो CSO ने GDP कैलकुलेशन में क्या सुधार लाए? एक तो फॉर्मूला अपडेट किया है यस, और सभी सेक्टर के अंदर आंकड़े अपने को बड़े बड़े मिले, उसके हिसाब से एग्रीकल्चर, रूरल, सर्विसेज, कॉर्पोरेट उसका कवरेज बढ़ाने के लिए क्या किया वो हमने देखा। अब स्वाभाविक है उसने सुधार किया तो कोई तो ऐसा होगा जिसे मजा नहीं आया होगा और जिसको मजा नहीं आएगा उसके ऊपर UPSC वालों को मजा आएगा। क्यों? ताकि कुछ सवाल पूछा जा सके। राजन भाई को मजा नहीं आया, क्यों मजा नहीं आया? वापस आप याद करो, GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या था? नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल, है ना? तो अब मैं ये रियल को उस तरफ ले जाऊं तो क्या होगा? रियल GDP इक्वल्स नॉमिनल डिवाइडेड बाय डिफ्लेटर। इन अदर वर्ड्स रियल GDP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन? डिफ्लेटर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये आप आंकड़े उस प्रकार से देखोगे और GDP आपको दिखता जाएगा। तो यहाँ पर GDP जितना कम होगा, सॉरी डिफ्लेटर जितना आंकड़ा छोटा होगा तो रियल GDP अपने को बड़ा मिलेगा, है ना? बिकॉज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो राजन भाई का ये बोलना है कि ये आप ये जो मतलब ये CSO ने जब से मेथड रिवाइज किया तो आपने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि पिछले सालों में अपना GDP बहुत बढ़िया था और ग्रोथ रेट भी बहुत बढ़िया था, है ना? तो राजन भाई ये बोलते हैं कि वो असल में बढ़िया नहीं था, ये आपने डिफ्लेटर का आंकड़े जानबूझ के कम जोड़े हैं। यहाँ पर आप देखो GDP डिफ्लेटर भी एक प्रकार से महंगाई को मेजर करा है ना। तो GDP 2012 में CSO वालों ने आंकड़ा जोड़ा 7 पॉइंट समथिंग और उस वक्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो 10% पे चल रहा। तो मतलब कि आपने वो जितना करना चाहिए, ये दोनों आंकड़े कैलकुलेट करने की मेथड तो अलग है, बट कि ये 10% है तो ये भी कम से कम 9% या 11% ऐसा कुछ आसपास दिखना चाहिए। आपने जानबूझ के छोटा जोड़ा है। उसी प्रकार 2013 में जानबूझ के लगाया छोटा, और 2014 में भी CPI थी 6% और आपको डिफ्लेटर का आंकड़ा जोड़ रहे 3%। तो स्वाभाविक है डिफ्लेटर जितना कम होगा GDP आपको नंबर उतना बड़ा दिखेगा। अदरवाइज इन द ईयर 2013 इंडियन इकोनॉमी वाजंट रोलिंग। भारत की अर्थतंत्र इतना भी बढ़िया उस वक्त था नहीं और आप आंकड़े जोड़ के बोलते हो कि बहुत बढ़िया था, 6.9% ग्रोथ रेट था, तो बात मेरे को हजम नहीं हो रही। एक इसको समस्या है। दूसरी समस्या इकोनॉमिक सर्वे लिखने वाले व्यक्ति को भी है, मतलब अरविंद सुब्रमण्यम, इनको क्या समस्या है? फर्स्ट थिंग 2014 के लिए ये नई मेथड ऐसा बोलती है कि 7.4% ग्रोथ रेट था। तो चलो ये तो मैं मान लेता हूँ, इट इज प्लॉजिबल, आई कैन एक्सेप्ट। रीजन वो कांग्रेस सरकार चली गई, पॉलिसी पैरालिसिस खत्म हुआ और मोदी राज आने पर वो धीरे धीरे थोड़े रिफॉर्म लिए तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, थोड़ी एक्टिविटी अपनी बड़ी, महंगाई थोड़ी कम आई। हाँ वो तो मेरे को 2014 का आंकड़ा तो बराबर लगता है, लेकिन ये 2013 में आपने जो बोला कि 6.9%, वो जरा गले उतरना मुश्किल है।
और दूसरे जो सारे जो आंकड़े हम उसको कंपेयर करें कि इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा था, सेविंग रेट कितना था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिल वगैरह, तो कुछ जम नहीं रहा है ये। पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आपने जो ग्रोथ रेट के आंकड़े बताए हैं नए, वो ग्राउंड रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। मैच कैसे नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर ये पुरानी मेथड और नई मेथड के हिसाब से जो आंकड़े बताए गए हैं, तो अचानक से आप देखो कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री के अंदर पहले इतना था, अचानक से इतना बढ़ के बड़ा हो गया। सुब्रमण्यम को इसमें कुछ कि ये कुछ ठीक नहीं हुआ है, बिकॉज 2013 के अंदर देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उत्पादन कब बढ़ेगा? जब ज्यादा निवेश होगा। लेकिन 2013 में वो अमेरिका वाले फेड टेपरिंग कर रहे थे, उसकी चिंता में यहां से कई सारे विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल के ले गए, तो कैपिटल हैज फ्लोन आउट ऑफ इंडिया। तो फिर भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा हो, ये बात गले नहीं उतरी। सेकंड, अपना इंपोर्ट बिल भी बहुत ज्यादा था, करंट अकाउंट डेफिसिट भी ज्यादा थी, और उस कारण इकोनॉमी में महंगाई ज्यादा थी और सारे नेगेटिव इंपैक्ट हमको देखने मिले। जनता का डोमेस्टिक सेविंग रेट वो भी बहुत कम था, और स्वाभाविक है वो सेव कम कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के मार्फत वो कैपिटल के रूप में इंडस्ट्री को मिल भी नहीं रहा था। कंपनियों ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे, तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस के नाम पे कई सारे स्टॉल कर दिए गए थे, बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज्यादा था। तो ये सारे आंकड़े आप जोड़े तो मतलब ये, और उससे भी ये ज्यादा बात, जब भी कोई देश जीडीपी कैलकुलेशन मेथड को रिवाइज करता है, तो प्रायः ये देखा गया कि उस देश का जीडीपी, उसके आंकड़े थोड़े कम हो जाते हैं कंपेयर टू द ओल्ड सिस्टम। लेकिन यहां पर तो आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है। इन केस ऑफ इंडिया इट इज क्यूरियसली इंप्रूव्ड। तो क्या इसकी दवाई करनी चाहिए? इकोनॉमिक सर्वे बोलता है इन वॉल्यूम 1 चैप्टर 1, वी नीड टू एग्जामाइन दिस जीडीपी डेटा इन अ ग्रेटर डिटेल। सेकंड थिंग, जो आंकड़े अपने को मिले उस हिसाब से क्या हम बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी सर्जिंग? नो, इंडियन इकोनॉमी इज रिकवरिंग, हाँ इतना बोल सकते हैं। बाकी क्योंकि ये आंकड़े पर मतलब कि विश्वास करना डिफिकल्ट है, देयरफॉर आई कैन नॉट से द इंडियन इकोनॉमी इज सर्जिंग। और इस कारण से आगे के साल के लिए 2014 तक तो गिन लिया होगा, 2015 के लिए क्या ग्रोथ रेट रहेगा? तो इकोनॉमिक सर्वे का प्रोजेक्शन है 8.1% टू 8.5%। और कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बातें, अब तक बेस ईयर था 2004, है ना, लेकिन उसके बाद वो 2007-8 के बाद वो सब प्राइम क्राइसिस और पूरे विश्व बाजार में जो मंदी आई, इट्स थॉरोली चेंज द वे प्राइसेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज भारत में और सभी जगहों पे। तो इस कारण 2004 के प्राइस के आप कुछ एडजस्ट करके आज की तारीख में देखो तो वो गलत रहेगा। तो बेस ईयर तो अपडेट करना ही था, वी हैड टू चेंज द बेस ईयर। लेकिन बेस ईयर ऐसा होना चाहिए जो कि ऐसा साल जो एकदम स्टेबल हो, जहां पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कोई हो नहीं रहे हो, वॉर ना हो, फेमाइन ना हो, फ्लड्स ना हो, ऐसा कोई अच्छा वाला साल पकड़ के उसके हिसाब से बेस ईयर, और फिर अभी कांस्टेंट प्राइसेस हमने एडजस्ट करने चाहिए। बट इवन ईयर 2011 इट वाजंट आउट फ्रॉम द ग्लोबल मेल्ट आउट, वो विश्व के बाजार की सारी मंदी के असर यहाँ पर भी था, महंगाई भी थी, ये वो, तो ये बेस ईयर ही आपने गलत चुना है। आगे अब तक की हमने देखा वो एएसआई और आईआईपी वाले सैम्पलिंग मेथड और मल्टीप्लाई विद दिस मेनी इंडस्ट्री ऐसा करके आंकड़ा देखते थे, वी कुडंट गेट द फुल पिक्चर। तो सीएसए ने बोला कि ये कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर ये एमसीए का ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें से हम आंकड़ा देख के कैलकुलेट करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उन सभी के पास ऐसा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आपको ढंग के आंकड़े एमसीए पोर्टल से भी मिल जाएं। और क्योंकि आपने ये पूरा कैलकुलेशन मेथड और सैम्पलिंग मेथड वो सारा बदल दिया है, तो पुराने आंकड़ों के साथ डेटा कंपैरिजन में कि भारत कितना बढ़िया काम कर रहा है गलत, इट इज डिफिकल्ट टू कंपेयर द ओल्ड डेटा विद दिस न्यू डेटा। खैर, ये जीडीपी कैलकुलेशन मेथड को बदलने से भारत को क्या अच्छा या खराब, फायदा नुकसान क्या हो रहा है? आप याद करो, एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत फिजल डेफिसिट को काबू में करना है, कितना? 3% ऑफ जीडीपी, है ना। तो मतलब अगर जीडीपी का आंकड़ा बढ़ जाए तो अपना फिजल डेफिसिट का लीगल कंप्लायंस आसान हो जाएगा। वो कैसे? मान लो अपने देश में अभी 100 करोड़ का जीडीपी उत्पादन हो रहा है और सरकार की एफडी है, फिजल डेफिसिट है 4 करोड़, तो मतलब परसेंटेज में कितना निकलेगा? 4%। अब एफआरबीएम एक्ट तो ऐसा बोलता है कि जाके आप उसको कम करके 3 कर दो, है ना, तब जाके 3% लीगल कंप्लायंस। लेकिन अगर कोई जादू हो जाए और बेस अपना चेंज हो जाए कि ये 100 करोड़ नहीं, अपना जीडीपी तो 130 करोड़ है, तो फिर भी भले आपने फिजल डेफिसिट 4 की 4 ही रखी हो, इन एब्सोल्यूट टर्म्स इतने ही करोड़ हो, फिर भी जवाब आपने को अराउंड 3% मिल जाएगा। मतलब वो नंबर गेम मैनिपुलेशन से आप आसानी से फिजल डेफिसिट वाला लीगल कंप्लायंस पूरा कर सकते हो। इसका आगे फायदा ये रहेगा,
ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडी, क्राइसिल, ये दूसरे लोग भी जो क्रेडिट रेटिंग या सॉवरेन बॉन्ड रेटिंग निकालते हैं वो पहले आंकड़ा देखते हैं कि फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो अगर आपका वो कम रहेगा तो आपका क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव किया जाएगा, और इंप्रूव होगा तो अभी अपना भारत की अंदर सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है BBB के आसपास, मतलब जो जंक बॉन्ड एकदम नीचे रहते हैं और उसके ऊपर रहता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड, तो हम एकदम बॉर्डर लाइन इन्वेस्टमेंट ग्रेड के ऊपर है। थोड़ा अगर अपना रेटिंग इंप्रूव हुआ तो विदेशी निवेशक भारत के अंदर और पैसा लगाएंगे और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उससे अपने इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट मिल गया, एक्सपांशन होगा, जीडीपी बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, सारे एंगल आप जोड़ सकते हैं। और उसके चलते आगे फिजिकल डेफिसिट, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो डेफिसिट कम होती रहेगी। IMF का इसमें क्या बोलना है? देखिए, IMF के अंदर जो कोटा होता है हर एक देश का, वो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो आपकी इकोनॉमी की साइज क्या है और दूसरी आपकी इकोनॉमी की ओपननेस कितनी है। ये नए मेथड से अगर आप कैलकुलेट करो तो पता चलेगा इंडियन इकोनॉमी इज $2.1 ट्रिलियन इकोनॉमी फॉर द ईयर 2014-15। तो हाँ, साइज में तो बहुत बड़ी है। ओपननेस कितनी है? तो मोदी सरकार ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत वो सारे कानून के अंदर रिफॉर्म्स ला रही है, FDI को रिलैक्स कर रही है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अलग अलग टैक्सेशन वगैरह के प्रावधान हमने देखे थे। तो वो सारे जो रिफॉर्म्स लाए, मतलब कि अपनी ओपननेस ऑफ इकोनॉमी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अब वी कैन नाउ वी हैव द मॉरल राइट टू क्लेम बिगर कोटा एट IMF। हमको मतलब हमें ज्यादा मिलना चाहिए कोटा, बिकॉज साइज ओपननेस दोनों बढ़िया है। लेकिन क्या ऐसा होगा? जवाब है ना, हमने वो देखा था वहां पर इतने परसेंटेज वो वोटिंग होना चाहिए, 80%, 75%, वो शक्य नहीं। बट इन थियरी कि हमारा कोटा बढ़ना चाहिए इफ आवर जीडीपी हैज इंक्रीज। अब तक हमने देख लिया फॉर्मूला जीडीपी के कैसे थे, कैलकुलेशन के 3 तरीके देख लिए, CSO ने उसमें क्या बदलाव लाया, उसका अच्छा बुरा क्या हुआ वो देखा। अब लास्ट मैटर पे आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो डेटा दिया गया है 2011 का जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस है ना, क्योंकि अब से तो हमने कांस्टेंट मार्केट प्राइस से जो जीडीपी वो अपना ऑफिशियल भारत का जीडीपी है। 2011 में कुछ इतने करोड़ था, 2012 में कुछ इतने करोड़। तो मतलब ये नंबर को इससे मैं डिवाइड करूं तो मेरे को पता चलेगा कि 2012 में ग्रोथ रेट कितना था, है ना। तो ये अपने को मिलेगा अराउंड 5.1%। उससे आगे चल के 2012 में इसके अनुपात में कितना था, तो 5.1%। 2013 में इतना जीडीपी था तो 2012 के अनुपात में कितना बढ़ा, 6.9% बढ़ा। 2014 में इतना आया तो 13 के अनुपात में वो कितना बढ़ा, 7.4%। तो इस हिसाब से मतलब ऊपर नीचे जोड़ के अपने को ग्रोथ रेट एडजस्टेड फॉर कांस्टेंट प्राइस मिल जाएगा। ये किसके लिए? ये CSO की जो नई मेथड है उस हिसाब से 5%, 6% और 60%। आगे बात देखिए, जीडीपी के 2 आंकड़े बनते हैं, हमने देखा। एक तो महंगाई के साथ आप एडजस्ट करो और महंगाई के साथ एडजस्ट ना करो। तो महंगाई के साथ अगर आप एडजस्ट ना करो देन इट विल बी कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, इन्फ्लेशन नॉट एडजस्ट जीडीपी, या फिर करंट प्राइस पे जीडीपी। 2014 में इतना है और 15 में प्रोजेक्शन CSO का इतना है। तो मतलब अगर आप दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर तो नॉमिनल ग्रोथ रेट अपने को कितना मिलेगा, 11.5%। रियल कितना मिलेगा वो तो इन्फ्लेशन के साथ 2014 का आंकड़ा तो एडजस्ट है, यस। 2015 तो वो तो अभी कब कितना प्रोडक्शन होगा, कितना उस पर इन्फ्लेशन है उस हिसाब से मिलेगा। बट हमने देखा कि सर्वे ने क्या प्रेडिक्ट किया है, फॉर द ईयर 2015 द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट विल बी अराउंड 8.1% टू 8.5%। और अपने ये 2004 की मेथड और अभी ये 2011 वाली बेस, तो उन हिसाब से जीडीपी क्या बनते हैं अलग अलग, वो इस प्रकार से हैं। पहले 4%, 5% था पुरानी मेथड में, नई मेथड में यहाँ 5, यहाँ पर 6, फिर 7 और अभी आगे 8%। इसके अंदर MCQ में जो परेशान करता है कि जीडीपी में हर एक सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। पुरानी सीरीज या पुरानी मेथड में कुछ ऐसा एंगल बनता था कि सर्विस सेक्टर में 56% से ज्यादा, इतना सारा जीडीपी कहां से आता है, सर्विस सेक्टर से। CSO ने मेथड रिवाइज करी तो ये घट के हो गया उसी सालों के लिए अराउंड 49%। ऐसी कमी क्यों आ गई? कारण ये है कि हमने एंटरप्राइज अप्रोच अपनाया, उसके अंतर्गत कुछ ऐसी सर्विसेज थी, कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जिसको पहले सर्विस में काउंट करते थे, वो सारी को अब मैन्युफैक्चरिंग में काउंट करते हैं। तो अब आप समझो ये तो जीडीपी तो मतलब जितना भी माल बना होगा हर एक फैक्ट्री से तो उतना ही, बट यहाँ पर से कुछ सर्विस वाली इंडस्ट्री को शिफ्ट करके बोल दिया नहीं ये तो
मैन्युफैक्चरिंग वाली कैटेगरी में आते हैं, तो स्वाभाविक है सर्विस का आपको कम दिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग में आंकड़ा ज्यादा दिखेगा। हमको नई मेथड पे ज्यादा फोकस करना है कि नई मेथड में जितना भी जीडीपी आया अपना 100 करोड़, तो उसमें से हर एक सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे कम कहां से आएगा? एग्रीकल्चर, दूसरे नंबर पर इंडस्ट्री 32% एंड लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर, बट वो 50 जो 56 था नहीं, अभी अराउंड 49%। तो जीडीपी शेयर में ये आंकड़ा बनेगा। दूसरा आंकड़ा हमको देखना है एम्प्लॉयमेंट शेयर, कि भारत के अंदर अगर 100 करोड़ वर्कर हैं तो उसके अंदर हर एक सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, तो यहां पर बदल जाएगा, है ना। सबसे ज्यादा कहां पर एम्प्लॉयड है? एग्रीकल्चर में, सेकंड सर्विस में और थर्ड इंडस्ट्री में। तो ये आप असेंडिंग डिसेंडिंग याद रखना एमसीक्यू के लिए। यहां पर कुछ और नंबर बनते हैं, यहां पर कुछ और नंबर बनते हैं। आगे बात, ये तो मैंने निकाल दिया कि तीन अलग, कि एग्रीकल्चर अलग, इंडस्ट्री अलग और सर्विस अलग, लेकिन यहां पर भी उनके अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे ना। इंडस्ट्री तो माइनिंग का इंडस्ट्री अलग होगा, दूसरा कोई अलग, सर्विस तो उसके अंदर एक फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ अलग होगा। तो उस हिसाब से हर एक का कितना शेयर है जीडीपी में, ये देखते हैं हम। सबसे कम जहां से जीडीपी मिलता है इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सर्विसेज, फिर माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और होटल रेस्टोरेंट वगैरह, कम्युनिटी सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर एग्रीकल्चर, फिर फाइनेंस एंड रियल एस्टेट सर्विसेज। यहाँ पे आपको अलग से सर्विस क्यों नहीं दिखा है? उसके जो जो टुकड़े थे, फॉर एग्जांपल फाइनेंस एंड रियल एस्टेट या कम्युनिटी एंड पर्सनल, वो तोड़ के आप देखो तो कुछ ऐसे आंकड़े मिलेंगे। अदरवाइज कलेक्टिवली समझो तो सर्विसेज 49, इंडस्ट्री 32 एंड एग्रीकल्चर इज 19। उसी प्रकार एम्प्लॉयमेंट शेयर में अगर बात करें तो माइनिंग सबसे कम, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर दूसरे, इस हिसाब से, और एग्रीकल्चर तो लार्जेस्ट ही रहेगा। बट ये तो कि अलग अलग टुकड़े आप कर दो कि मैन्युफैक्चरिंग उसके अलग कंपोनेंट, सर्विस उसके अलग। अदरवाइज कलेक्टिवली देखो तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, फिर सर्विस और फिर इंडस्ट्री में। यही आंकड़े जो वहां पे दिया गया है मैंने लिख दिए कि जीडीपी या ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना इनका है शेयरिंग और एम्प्लॉयमेंट के अंदर कितना शेयरिंग है। अब हर एक सेक्टर का अपना खुद का ग्रोथ रेट। मान लो 2013 में 100 किलो एप्पल प्रोड्यूस हुए और 2014 के अंदर 101 किलो एप्पल्स प्रोड्यूस हुए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट कितना होगा? 1% होगा, है ना, 1 किलो ज्यादा। तो मतलब यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट हुआ 1%। तो उसी प्रकार हर एक सेक्टर का अपन निकाल सकते हैं कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, अभी कितना ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। तो उस हिसाब से अगर निकाले जाए, सर्वे में दिया गया है एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट था हार्डली 1%, इंडस्ट्री में 5.9% और सर्विसेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखा गया 10%। यहां पर भी इसके इंटरनल कंपोनेंट देखा है तो अपने को मिल सकता है कि हर एक इंडिविजुअल सेक्टर के सब कंपोनेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया। खैर, सर्वे की अब हम जो बात कर रहे थे जीडीपी, एनएनपी, उन सब के फॉर्मूला की बात करी। हाँ, कैलकुलेशन मेथड देख लिए, 3 टाइप के थे, उसके अंदर सीएसओ ने क्या बदलाव किए वो भी हमने देख लिए, और इकोनॉमिक सर्वे ने इसमें क्या मतलब स्टैटिस्टिकल नंबर्स, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, वो देख लिए। तो अब तक जो बातें हमने करी, फिजल पॉलिसी पूरी खत्म, बजट देख लिया, टैक्स देख लिया, 14 फाइनेंस कमीशन एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर हम वापस यहाँ पर थे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, और ये जो आउटलुक के अंदर बेसिक जो चीजें देखनी थी, जीडीपी, थियरी, करंट देख लिया, मतलब आउटलुक के ये वॉल्यूम 2 चैप्टर 1, वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 देख लिया। अब क्योंकि हर एक सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ पहले से कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो इंडिविजुअल सेक्टर के अंदर क्या इश्यू रहे हैं, अभी के लिए क्या पॉलिसी एक्ट थे, उसमें क्या सुधार किए गए, बजट 2015 में क्या रिफॉर्म सुझाए हैं, और आगे सर्वे क्या करने को बोलता है, ये सारे एंगल जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो चर्चा करेंगे।